चलिए DPP3 निकालिए सब लोग। चलो इधर ध्यान दो सब लोग। DPP3 फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का A, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का सेकंड, सेवेंथ का D, एट्थ का C, नाइन्थ का सेकंड, टेंथ का A, 11 का C, 12 का A, 13 का C, 14 का सेकंड और 15 का सेकंड। पहले 5 में से कोई है डिस्कशन के लिए? 3, 4। अगले 5 में से कोई डिस्कशन के लिए? 6 से लेकर 10 तक आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो? 6 से लेकर 10 तक। अब 11 से 15 का बताओ। 14th और 12, 15। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। बताइए। Third one, a body starts from origin and moves along the x-axis such that its velocity is given by। एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है और x एक्सिस पे ट्रैवल करता है सच दैट उसकी वेलोसिटी दी जाती है बाय 4t³ - twice t। ओके, where t is in seconds and velocity is in meter per second। What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? तो उसने आपसे पूछा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा जब वो ओरिजिन से 2 मीटर्स की दूरी पे है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसने टाइम नहीं दिया है, इसने टाइम का नॉलेज नहीं दिया है, इसने पोजीशन का नॉलेज दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब उसकी पोजीशन 2 मीटर होगी तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा। बोले वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, वेलोसिटी को आप dx/dt लिख सकते हैं, आया ना? वेलोसिटी को आप dx/dt लिख सकते हैं। तो dx को क्या लिखेंगे आप? 4t³ - twice t into dt। बिल्कुल सही है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया, अच्छा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था ना क्वेश्चन, देखो अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन लिखा हुआ है ना। हाँ, तो मतलब जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन भी क्या थी? 0 थी। और टाइम जब t हो रहा होगा, क्योंकि टाइम के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी पोजीशन कितनी बताइए? 2 मीटर्स है ना, उसकी पोजीशन बताइए ना 2 मीटर्स। ठीक है, फिर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, अब इंटीग्रेशन करो। dx का क्या होगा? x, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2। 4t³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4t²
टी रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4, 0 टू टी, माइनस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ गए 0 टू t। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x की जगह डालो 2 माइनस 0, फिर उसके बाद ये हो जाएगा t के रेस्ट पावर 4 की जगह t रेस्ट पावर 4 डालो तो t रेस्ट पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, बस ऐसे ही रहेगा वो, 0 की तो वैल्यू 0 आती है। अब ये बड़ी दुविधा है, इसको आगे कैसे सॉल्व करें, t की वैल्यू कैसे निकालें, टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी स्क्वायर करके ऐसा दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, t के बजाय या टी स्क्वायर के जगह कुछ एक अलग टर्म डाल देते हैं, जैसे कि टी स्क्वायर के जगह मैं मेरी मर्जी से चलो y डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना, ये टी स्क्वायर को मैंने क्या कंसिडर किया, y, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, ये 2 को उधर लेकर आ गए। अब आपने गौर से देखा होगा तो यहाँ पर क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर मिलता है। यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। आपको मालूम है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। इससे उसको कंपेयर किया हमने, जैसे कि x स्क्वायर है वैसा y स्क्वायर है, जैसे कि x है वैसा y है, जैसे कि c है वैसा -2 है। तो देखो a की वैल्यू क्या है तो बोले 1 है, b की वैल्यू क्या है तो बोले -1 है, c की वैल्यू क्या है तो बोले -2 है। चलो अब हमें निकालना है y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, तो y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी y इक्वल्स टू -b, भैया b कितना है 1, -1 है, अगर -1 का माइनस ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब कितना -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, सॉरी ये -2 आएगा जिसकी वजह से ये +2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। अब देखो 1 माइनस 3 क्या होता -2 और -2 अपॉन 2 -1, यानी y की वैल्यू यानी टाइम स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी, और कभी भी हम निगेटिव में नहीं चाहते, वैल्यूज प्लस में ही चाहते हैं, तो इसीलिए y इक्वल्स टू मैं क्या लूँगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, मैंने -3 वाले को क्या किया, निगलेक्ट किया। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 2, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2। तो मुझे ये पता चला कि y की वैल्यू क्या है 2 है, y इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि t स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, या फिर आप t की वैल्यू क्या लिख सकते अंडर रूट ऑफ 2 सेकेंड्स, है ना। तो पहले तो हमें क्या पता चला यहाँ पे कि जब आपके पोजीशन 2 मीटर था, यानी पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया 0 से 2 मीटर तक, डिस्प्लेसमेंट उसका 2 मीटर हो रहा था, उस वक्त कितना टाइम हुआ तो बोले √2 सेकेंड्स हुए थे उस वक्त। अब अगला काम क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसी वक्त, तो बोले इसी वक्त एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो dv बाय dt, तो वो हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, t स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, तो 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया आपके, है कि नहीं, और आपने देखा कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फिर से समझाता हूँ, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई थी और आपसे कहा था कि भैया जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स हो जाएगा
तब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम जानते हैं कि वेलोसिटी को अगर मैं डेरिवेट करूंगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी मगर टाइम में मिलेगी, मगर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बोले अब कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है ना। तो हमने कहा dx इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t है ना इंटू dt। हमने कहा कि ठीक है, हमारा जब टाइम 0 से t हुआ था तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया था, 0 से 2 मीटर्स, क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ने जब इसको इंटीग्रेट किया और जब वैल्यू निकाला तो हमने देखा कि इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है कि t रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर 2 आ रहा है। अब ये हमको मालूम है दिक्कत जाएगी, इसको आगे कैसे सॉल्व करना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि एक काम करो, बोले टी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y पकड़ लो। तो टी स्क्वायर को जब थोड़ी देर के लिए y पकड़े तो y टी स्क्वायर की जगह y लिखा, टी रेज़ टू पावर 4 की जगह y स्क्वायर लिखा और 2 जैसे कि वैसे आ गया। ये 2 को उठा के इधर रखा तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2 है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ac अपॉन ट्वाइस a। b की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। जब मैंने -2 यहाँ डालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 4 जा 8, ये पूरा 8 होगा, प्लस 1 9 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 2। अब जाहिर बात है कि भैया ये रूट 9 क्या होगा, 3 होगा और इसमें हम 2 आंसर्स निकल के आ रहे हैं, एक 1 + 3 वाला और एक 1 - 3 वाला। हम अच्छे से जानते हैं कि 1 - 3 वाला नेगेटिव आएगा और हमको नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, तो 1 + 3 अपॉन 2। ठीक है, तो चलो 1 + 3 यानी कि 4 अपॉन 2 जो कि क्या आता है 2। तो y की वैल्यू 2i यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू 2i यानी t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 सेकंड्स आई। तो हमें ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कब होता है, जब टाइम √2 सेकंड्स हो रहा है। उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उस वक्त एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने उसकी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया तो 12t स्क्वायर माइनस 2। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ डाला और हमारा फाइनल आंसर बन के तैयार, दैट इज एक्सेलरेशन। चलो लिख लो, एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो गया, पावर को वहाँ माइनस कर दी तो मैंने माइनस करा तो मेरा डायरेक्ट नहीं आ गया, t की पावर -4 -2 तो 2 स्क्वायर यहाँ मेरे वैसे माइनस किया तूने, ये 4 की पावर। अच्छा तूने रूट ले लिया, नहीं मैंने पावर है ना वहाँ अपनी पावर ही माइनस कर दिया, मतलब t4 माइनस टी स्क्वायर है ना। नहीं वैसा नहीं होता, आप माइनस नहीं कर सकते पावर्स को। आपने जो किए ना वो है ही नहीं मैथमेटिक्स का रूल, जैसे नहीं कर सकते। कौन सा है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 10 का पावर 2 क्या होता, 100 और 10 का पावर 1 है ना, ये होता वो 10 होता। अब अगर मैं मान लो ऐसा पावर को माइनस करने लगा तो 10 का पावर 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 10। अब 100 में से 10 को माइनस कर दो, कितना हो रहा 90 है कि नहीं। वो बाई चांस तेरा आ गया सही उसमें, मगर वैसा नहीं आता वो। हो गया, फोर्थ ताज्जुब हो रहा है, ये तो कराया था मैंने क्लास में। हुआ बेटा, चलिए अगला। फिर आपने मुझसे पूछा है 4th नंबर का प्रॉब्लम। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और आपसे पूछा गया है कि ज़रा आप पता लगाइए कि रिटार्डेशन कितना होगा अगर
अल्फ़ा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि याद होगा मैंने लास्ट टाइम की क्लास में भी सॉल्व करके बताया था कि यहाँ टाइम की इक्वेशन एक्स में है। जनरली जब आप एक्सप्रेशन निकालते थे तो एक्स यानी पोजीशन की इक्वेशन टाइम में हुआ करती थी और उसको 2 बार डेरिवेटिव लेकर एक्सप्रेशन निकल जाता था। मगर एक दुविधा यहाँ पर यह है कि भैया यहाँ तो मसला ये है कि टाइम की इक्वेशन एक्स में, तो कैसे उसको रिवर्स डेरिवेटिव करो, यानी इसको एक्स से डेरिवेटिव करो। तो डी टी अपॉन डी एक्स जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ट्वाइस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो आ गया ट्वाइस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब अगर मैं इसको एक और बार डेरिवेट कर डालूं, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। अब ये क्या हो जाएगा फिर डी स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है वो, सुनो। तो फिर आप ये डी टी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 1 अपॉन वी ट्वाइस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब इसको रिवर्स ले लो, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब देखो यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x रहे और उसको आप क्या कर रहे हैं बेटा, डेरिवेट करके क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। कुछ याद आया है कि नहीं? तो अब मैं क्या करूँगा, यही वाला पैटर्न फॉलो करूँगा। तो देखिए क्या होता है फिर आगे। a इक्वल्स टू, तो v जैसे कि वैसे लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब 1 अपॉन ऐसा कोई एक इक्वेशन रहा तो आप क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ आपको क्या करना है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा लेना है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि ये होगा क्या, इसका माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर अंदर के टर्म का फिर से क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो फिर आगे क्या, a इक्वल्स टू वी माइनस 1 ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा, बीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ट्वाइस अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस अल्फा। अब ऐसा है कि देखो 1 अपॉन कहाँ गया, हाँ 1 अपॉन ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या होता है v, तो 1 अपॉन ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, है ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस अल्फा। तो a इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस अल्फा v क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर है, माइनस ट्वाइस अल्फा v क्यूब, ए ऑप्शन। ये तो क्लास में भी किया था। हाँ, तो वो निगेटिव का मतलब रिटार्डेशन होता है ना, उसने मैग्नीट्यूड बताया उसका। चलो बेटा फटाफट लो, हाँ मैग्नीट्यूड बताया हुआ है बेटा उसका, रिटार्डेशन बोला ना उसने, मतलब एक्सप्रेशन माइनस में जाने वाला है। आज बहुत ही गर्मी हो रही है, अभी नहीं खोलेंगे, पैक होगा। पर्दा लगने दो, बस से कांच खोल दो, थोड़ी बहुत हवा तो भी आती कम से कम, फिल्टर होगा।
ये कहाँ का हुआ है? चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है वो है 6th वाला। चलिए जाते हैं उसकी तरफ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u at t equals to 0 and the acceleration f is given by at. Which of the following relation is valid? तो देखो भैया, जब आपके जर्नी की शुरुआत हुई थी यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपका u था। फिर उसके बाद आपका जो एक्सेलरेशन हुआ था वो f जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो at से दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 6, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जिसको f से रिप्रेजेंट किया है उसकी वैल्यू है 80। आप अच्छे से जानते हो कि एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt लिख सकते हो, है ना। और अब अगर dt को उधर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी dt। अब ऐसा है कि मुझसे कहा गया है कि वेलोसिटी निकालो। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, आप उसको इंटीग्रेट करके करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि चलो भैया अब इसको इंटीग्रेट करूंगा और आपसे पूछूंगा जब टाइम 0 हो रहा था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप कहेंगे सर u थी। और जब टाइम t हो चुका था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी। ओके, अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलेंगे आप सर v होगा। उसको लिमिट इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स u टू v। फिर at का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर at² अपॉन 2 होगा और उसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 टू t। v की जगह अपर लिमिट माइनस v की जगह लोअर लिमिट। अब हाफ ऑफ a को निकालो बाहर, t² की जगह अपर लिमिट दैट इज t² माइनस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी v माइनस u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ at²। u को उधर ट्रांसफर करो तो v इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ at²। दिस इज द आंसर। फिर आपने पूछा है 9th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अ बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड कैन स्टिल बी एक्सेलरेटेड। एक बॉडी को 0 वेलोसिटी रहा तब भी वो आपका एक्सेलरेट किया जा सकता है। कैसे पॉसिबल है ये, डायरेक्शन चेंज करके, है ना, हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी मतलब दोनों होता है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। और जब आप बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और वो क्या बोल रहा कि भैया वैल्यू बदलते रह जाइए, वो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी, बिल्कुल सही। अगर कोई भाई 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है फिर वापस से पलट जाता है उधर जाता है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, स्पीड तो कांस्टेंट है 10 10 10 10, मगर उसने डायरेक्शन चेंज किया जिसके कारण क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बदल गई। द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी क्या होता है कि एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हर बार एक जैसी चेंज हो रही है मगर एक जैसी। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चलो फिर जो पूछा गया दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 12, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। लिखोगे
एक मिनट, चलिए, तो क्या दिया हुआ है हमको? वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 12। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, और ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है इस तरह का। ये इंटरसेप्ट को दिया गया है v0, ये इंटरसेप्ट को दिया है नाम x0। ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इक्वल्स टू, है ना, तो ये -mx प्लस c वाले जैसा ग्राफ है, बस x एक्सिस पे x है और y एक्सिस पे क्या है? आपका y एक्सिस पे वेलोसिटी है, और यहाँ आ जाएगा v0, y इज इक्वल्स टू -mx प्लस v0। अपने से पूछा क्या है उसने? एक्सेलरेशन पूछा है ना। ठीक है, तो जब मैं देखूंगा कि ये वेलोसिटी की इक्वेशन है और इसे मैं एक्सेलरेट करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा इसका, तो dv/dt इज इक्वल्स टू d/dt -mx प्लस v0। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन -m dx/dt, v0 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, a इक्वल्स टू -mv। नहीं, तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो और अपने को एक्सेलरेशन एज अ पोजीशन ऑफ x चाहिए। एक्सेलरेशन एज अ पोजीशन ऑफ x मतलब मुझे ये जानना है कि एज अ पोजीशन ऑफ x इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो एक्सेलरेशन x के पोजीशन के फॉर्म में चाहिए ना, तो अगर ये वैल्यू यहाँ डाल दी जाए, इधर ध्यान दो बेटा, स्लोप इज पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। हाँ जी भाई, देखो इधर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई थी, वेलोसिटी, सॉरी नॉट इक्वेशन, ग्राफ दिया हुआ था वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का। इसने कहा जब आपका पोजीशन 0 था तब आपकी वेलोसिटी क्या थी? v0। फिर थोड़ा दूर जाकर जब आपका पोजीशन x0 हो गया तो आपकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो जो ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन के ग्राफ हैं। वो ग्राफ कैसे हैं? पहला ग्राफ जो मुझे नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा है, एक्सेलरेशन, ये पोजीशन, और वो जो ग्राफ गया है, कर्व जो गया है उसका ऐसा गया है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्लोप मुझे नज़र आया है या दूसरा कर्व जो मुझे नज़र आया है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरह से गया है। तीसरा कर्व जो मुझे नज़र आया है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, और वो कर्व कुछ इस तरह से गया है। और चौथा कर्व जो मुझे नज़र आया है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन,
और वो ग्राफ कुछ ऐसा गया है नीचे की तरफ। तो देखो यहां पर मैं एक एक चीज को समझूंगा। सबसे पहला ग्राफ अगर मैं देखूं तो वो कैसा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है मगर इंटरसेप्ट निगेटिव है। दूसरे वाले ग्राफ का क्या है, इसका स्लोप निगेटिव है मगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तीसरा वाला क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मगर उसकी एक निगेटिव वैल्यू है जो लगातार कांस्टेंट है, मतलब उसमें एक्स नहीं आएगा उसकी इक्वेशन में। यहां क्या है, इसमें इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप भी निगेटिव है। अब हमें करना क्या है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स और देखना है मैच करके इनमें से चारों में से कौन सी इक्वेशन के हिसाब से बैठता हो। मगर वो बनाएंगे कैसे, तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस ग्राफ को देखा। इस ग्राफ को देखते से ही मैंने कहा कि अरे देखो ये तो असल में y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा वाला ग्राफ है। आप अगर ग्राफ पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि भैया माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है ये तो। अच्छा बोले आपको कैसे पता, स्लोप निगेटिव है और ये इंटरसेप्ट जो होता है इसको बोलते हैं आपका सी होता है ये वैल्यू। अच्छा तो बोले y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v। y की जगह क्या है, ये y बोले तो ये y एक्सिस होता है ना, उसकी जगह कौन है, वेलोसिटी माइनस एम स्लोप होगा जो भी, और ये वाला x और ये इंटरसेप्ट जो आया आपका v0। अब ऐसा है कि मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव ले लिया dv बाई डी टी माइनस एम एक्स प्लस v0। ओके, अब यहाँ पर dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, माइनस एम कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dt। v0 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अब आगे क्या हुआ कि dx अपॉन dt को क्या लिख सकते, तो आप उसको लिख सकते हैं माइनस एम भी। तो यहाँ एक्सेलरेशन आया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन आया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, मगर मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है ना, तो उसकी वैल्यू को डाल दो यहाँ पे। तो मैंने v की वैल्यू उठा के इधर डाल दिया। तो जब मैंने v की वैल्यू उठा के इधर डाला तो माइनस एम पूरा अंदर माइनस एम एक्स प्लस v0 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस एम एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर एक्स। फिर ये माइनस एम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम v0। अब अगर मैं देखूं यहां पर ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी की तरह। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे नहीं सर यहाँ m है यहाँ m स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहाँ कोई स्लोप है कोई नंबर होगा, है ना, m है m स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ x और y से पड़ता है। आप सिर्फ x और y का थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बाकी कोई नंबर हो कोई अल्फ़ाबेट हो कुछ भी हो आप उसको एज अ m ही कंसिडर करते हैं, स्लोप ही कंसिडर करते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है। फिर मैं बोलूँगा अच्छा अगर ये इक्वेशन मुझे बनाना पड़ी तो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप बोलेंगे देखो अगर ये y है ये x है तो ये इक्वेशन जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब ये ऐसा कुछ जाएगा। तो अब मैं बोलूँगा अगर इस इक्वेशन का ऐसा ग्राफ आएगा तो इस इक्वेशन का भी इसी तरह का कुछ ग्राफ आएगा। अब चारों ऑप्शन को देखो, बताओ कौन सा आपको लगता है उसके जैसा है। ए ऑप्शन वैसा है, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो ये हमारा आंसर रहा, समझाइए, लिख लीजिए। लिखो फटाफट।
बातें नहीं बेटा, हुआ? पहला कॉलम हो चुका है। प्रॉब्लम नंबर 13। मुझे यहां पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वो कुछ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और सीधा जा रहा है। वो बात की बात है कि वो एकदम से जीरो हो जाता, मगर वो ओरिजिन से, इस बात पे फोकस करो कि ओरिजिन से जा रहा, सीधा जा रहा और बाद में वो जीरो हो जाता है एक्सेलरेशन। अब देखो गौर से इधर, ऐसा ग्राफ कब मिलता? y इक्वल्स टू क्या रहता? mx, है ना? तो y इक्वल्स टू mx पे ग्राफ मिलता, तो मैं बोलूंगा सिमिलर टू y इक्वल्स टू mx, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही कुछ आता है, ये y ऐसा आता है, x ऐसा आता है और ये ऐसा जाता है ना। तो y इक्वल्स टू mx, ये इस तरह का ग्राफ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है, ये y इक्वल्स टू mx के जैसा है, मगर y के जगह एक्सेलरेशन है और x के जगह क्या है? t है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, y इक्वल्स टू क्या होगा? ये नॉट y, v इक्वल्स टू mt, है ना? ये आ गया आपका क्या? t। वेलोसिटी का नहीं, सॉरी एक्सेलरेशन का, हाँ एक्सेलरेशन का इक्वेशन a इक्वल्स टू mt आ गया। अब चलो, ये तो एक्सेलरेशन का आ गया इक्वेशन, a इक्वल्स टू mt। हमसे जो ऑप्शंस में पूछा है, ग्राफ पूछा है, किसका ग्राफ पूछा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। चलो कैसे निकालेंगे? बोले उसके लिए तो सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए हमको। बोले वो कैसे आएगी? अरे वेरी इजी, एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू mt, है ना? एक्सेलरेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर dv को क्या लिखेंगे आप? mt, है ना? तो dv इज इक्वल्स टू mt, तो अब उसको इंटीग्रेट करो, ये आएगा 0 टू t और ये आएगा 0 टू v। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अपर लिमिट डालने के बाद v माइनस 0, है ना? और सॉरी, इसका dt रह गया था इधर भेजना, हाँ। mt का इक्वेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन mt स्क्वायर अपॉन 2, और फिर से वही लिमिट 0 टू t करके डालोगे, कोई फायदा नहीं, वही 0 टू वही चाहता है वो। तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी, तो यहां से लेके यहां तक के लिए जो इक्वेशन आएगी वो रहेगी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m t का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जो है t स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर वाला इक्वेशन। जब y इक्वल्स टू mx स्क्वायर वाला इक्वेशन रहता था, ग्राफ में हम लोग ने स्टडी किए थे कि ये y है, ये x है, अगर दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा आ रहा तो ग्राफ ऐसा बनता था। कुछ याद आया? पैराबोला, है ना? तो इस तरह का इक्वेशन बनता था। तो यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का भी रिलेशन ऐसे ही बनेगा, और जरूरी नहीं कि दोनों साइड बनाओ, कोई एक साइड भी बनाए तो चल जाता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो वो भी कुछ इसी तरह से जाएगा, है ना? शुरुआत में तो जब से यहां से यहां तक जैसा है ये ग्राफ, तो यहां तक तो ऐसे ही जाएगा, एक मिनट, है ना? फिर बाद में मैंने क्या देखा, एक्सेलरेशन फिर अचानक से क्या हो गया? 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है? वैसे तो दो कारण होते हैं, एक तो वो रुक गया, वो पॉसिबिलिटी है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कि नहीं? तो मैं अगर यहाँ ऑप्शंस में देखूंगा जो मेरे पास दिया हुआ है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है ग्राफ उसके अंदर, है ना? तो अब अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखता हूं तो इसमें से कौन सा वाला ग्राफ नजर आता है? सी वाला ग्राफ आपको नजर आएगा। लिख लीजिए। फोर्टीन्थ, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छे से।
चलो ग्राफ को देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन इन 2 आवर टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज। एक ट्रेन की 2 घंटे की जर्नी को ग्राफ में बताया गया है। ग्राफ कौन सा है वो भी देख लो अच्छे से। इट इज स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। स्पीड इज इन किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम इज इन आवर, है ना। पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कांस्टेंट, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कम हुई और आखिरकार वो रुक गया आके। तो उसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ होगा। देखो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वहाँ होगा जहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे पास स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन हम ग्राफ का स्लोप लेकर निकालते हैं। अब ग्राफ को अच्छे से देखो, मुझे बताओ कि कहाँ लगता है कि आपको स्लोप यानी कि ढलान सबसे ज़्यादा होंगी। CD ग्राफ में, है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर CD पार्ट of the graph has maximum slope, रिटार्डेशन है, वो स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है। तो CD part of the graph has maximum slope, hence it will indicate maximum acceleration, है ना। ये DE जो पार्ट आप जो बोल रहे हैं बेटा, वो क्या है, वो रिटार्डेशन है ना। और अपने से यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है, यानी स्पीड बढ़ना, स्पीड कम नहीं होना। और अगर मैं ये CD की वैल्यू निकालूंगा तो चलो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला जैसे कि होता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखो ये 2 पॉइंट्स पकड़ो, ये और ये। यहाँ पर V की वैल्यू क्या थी, 6। V2 कितना था, ये था V2 आपका, और ये था आपका V1। तो V2 माइनस V1 यानी कि 6 माइनस 2 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कितना होगा आपका, ये देखो ये 1.25 हो जाएगा, है कि नहीं। अरे ये 1 है, ये 1.5 है, ये उसके बीच का है। तो 1 और 1 और 1.5 के बीच में कौन सा आता है वैल्यू, 1.25 आता है ना। तो ये हो जाएगा 1.25। हाँ जी, मैं वही चेक कर रहा था कि किसका ये हैमर बोला होगा या दानियाल, है ना। चल 60 माइनस 20, T2 की वैल्यू क्या है 1.25। अच्छा T1 कितना है यहाँ पे, ये हुआ T1, ये होगा आपका T2 और ये हो जाएगा आपका T1। तो T2 तो 1.25 है और T1 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 1.00। अब देख कितना हो रहा हूँ, 40 अपॉन 0.25। देखो 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25, है ना। तो जहाँ पर 0.25 है उसको लिख दो 1/4। ये 4 जाएगा ऊपर, 40 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, नॉट मीटर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो कौन से नंबर का ऑप्शन आया, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, लिख लो बेटा। एंड द लास्ट वन, लिख लो जिसका गलत आया। फिफ्टींथ प्रॉब्लम, आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम।
और ये जो ग्राफ जा रहा है कर्व कुछ इस तरह का है। ये वैल्यू जो बताई गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये वैल्यू बताई गई है 11 सेकेंड्स। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझो, ये क्या बता रहा, एक्सेलरेशन। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा एक्सेलरेशन कम होता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, स्पीड नहीं। पहले आप इसको समझिए, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मौलाना इधर देखो, है ना, वो बाद में देखना, वो डिज़ाइन बाद में बनाना। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो इमेजिन करो आप निकल रहे हैं गाड़ी से और आपने देखा कि गाड़ी की स्पीड पहले आपकी, मान लो थोड़ी देर बाद आपने देखा कि गाड़ी की स्पीड कुछ 10 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई और वो हो गई मान लो थोड़ी देर, एग्जांपल के तौर पे 100 किलोमीटर पर आवर। 10 से 100 स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी कितनी देर में, 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में मैंने उसकी स्पीड को नोटिस किया 160 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताओ, अगले 1 सेकंड में भी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, मगर इस बार कितने से बढ़ी, 60 से बढ़ी। फिर अगले 1 सेकंड में मैंने नोटिस किया उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, कितने से बढ़ी, 40 से। फिर अगले 1 सेकंड में मैंने नोटिस किया कि उसकी स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना, मगर कितने से बढ़ी, 20 से। मैंने अगले 1 सेकंड में नोटिस किया कि उसकी स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मगर कितने से, 5 से। आपने ये जो देखा कि जो स्पीड बढ़ रही है वो बढ़ने का जो क्वांटिटी है वो लगातार कम 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 होते जा रहा है, मगर स्पीड तो अभी भी बढ़ रही है। बस इतना है कि बढ़ने की जो क्वांटिटी है वो लगातार कम 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 होते जा रही है और आखिरकार एक ऐसा स्टेज आया होगा कि तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी होगी, है ना। मान लो तुम 227 पे पहुंच चुके हो, अब उसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ नहीं रही। बस उसी सीन को ये ग्राफ बता रहा है कि भैया आप जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब वो वेलोसिटी में जो फर्क आ रहा था ना 1-1 सेकंड में, वो कम होते जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड कम हो रही। स्पीड कम हो रही थी क्या, अभी तुमको एग्जाम्पल बताया मैंने, तुम तो कहां से कहां पहुंच गए, 0 से 227 तक के पहुंच गए ना। स्पीड कम हुई क्या, नहीं हुई। हाँ, जो उसमें फर्क आ रहा था 1-1 सेकंड में, जो फर्क आ रहा था स्पीड में, वो गैप कम कम होते गया और आखिरकार वो गैप क्या हो गया, 0 हो गया और अपनी हाईएस्ट स्पीड पे आप पहुंच गए। तो मतलब जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस जगह पे, जब टाइम कितना होगा 11 सेकंड, उस वक्त मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पर रहूंगा। उस वक्त मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रहूंगा। बात समझ रहे क्या आप, है ना। आप गाड़ी निकाल रहे एकदम भगा रहे एकदम से 1 सेकंड में, पहले तो 100 की स्पीड कवर कर लिए, फिर अगले 1 सेकंड में फिर कितना किए थे, 60 की, फिर अगले 1 सेकंड में 40 की, है ना। आप बढ़ाते जा रहे स्पीड इतने इतने अमाउंट से, मगर वो जो स्पीड बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाने का अमाउंट फिक्स है क्या, नहीं, वो बढ़ाने का अमाउंट थोड़ा 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 कम होते जा रहा और एट लास्ट उसका जो बढ़ाने का अमाउंट था वो 0 हो गया। मगर उस वक्त जब आप स्पीड बोले, अब स्पीड बढ़ती नहीं आप गाड़ी की, क्यों, क्योंकि आप हाईएस्ट वेलोसिटी पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब जब 11 सेकंड पहुंचा यानी एक्सेलरेशन 0 हुआ, क्या हुआ, मेरी गाड़ी हाईएस्ट वेलोसिटी पे पहुंच चुकी है। तो बस मुझे क्या करना है कि भैया इस टाइम का मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो हो जाएगा। बोले वो निकालेंगे कैसे, एक 2 तरीके, एक ग्राफिकल, एक अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक बहुत लंबा है। अल्जेब्रिक मेथड में क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाना पड़ता है, वो स्लोप वो सब लेकर फिर इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। मगर एक ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है। बोले वो क्या है कि हम जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, है ना, क्या देता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा कि भैया देखो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जो कि कितनी है 10, है ना। अब ऐसा है, देखो फाइनल इनिशियल, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। देखो है कि नहीं यहां पर लिखा हुआ, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा लिखा हुआ, क्वेश्चन में है लिखा हुआ, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, और फाइनल वेलोसिटी ही हमारी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। 1 जा 2 जा और ये 5 जा, तो ये हो जा रहा 55। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी यही तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो कि कितनी है, किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आपको, तो दिस इज इट। हाँ, एरिया अंडर द कर्व से भी आ गया। तो यहाँ हमारा DPP3 होता है कंप्लीट, जो पूरा एक्सेलरेशन बेस्ड था। छान छान के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे आ सकते थे वो पूरे निकाल के ला लिया मैंने, है ना। तो इसको अच्छे से करो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, नीट में आने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस जो सेक्शन बी में आते हैं, है ना।